हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको नेपाली भाषा में लिखी गई ये प्रार्थना साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर जो कि मधु कांकरिया द्वारा लिखा गया है के पार्ट 3 में लेकर जा रही हूँ। आपने देखा मधु कांकरिया अपनी सहेली मणि के साथ और जितेन जो कि ड्राइवर था और गाइड की भूमिका भी निभा रहा था। वह गैंगटॉक, युमथांग, कटाव आदि क्षेत्रों के जहाँ लेखिका जा रही थी वहाँ के जनजीवन, सामाजिक जनजीवन, वातावरण सबके बारे में जानकारी दे रहा था। तो लेखिका गैंगटॉक शहर में गई। गैंगटॉक शहर में उन्होंने देखा किस प्रकार वहाँ ऐसा लग रहा था मानो आसमान पलट गया हो और तारे सितारे झालर के समान हर किसी को मोहित कर रहे थे। आगे लेखिका ने देखा पाइन और धूपी के गदराए वृक्ष, नुकीले वृक्ष। नाव धर्म चक्र परिवर्तन देखा और धीरे धीरे वह आगे बढ़ रहे थे। प्राकृतिक सौंदर्य में लेखिका खो चुकी थी। आगे उन्होंने देखा किस प्रकार हिमालय अपना नया नया रूप लेखिका को दिखा रहा था, मणि को दिखा रहा था। अब आगे आज हम देखेंगे कि किस प्रकार वहाँ पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले बच्चे किस प्रकार शिक्षा प्राप्त करते हैं और किस प्रकार वहाँ सावधानी के लिए जगह जगह नोटिस बोर्ड लगे होते हैं। तो आज हम देखते हैं, हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बैंड लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बैंड के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे जो कि स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि जब वह छोटा था वह भी इसी प्रकार स्कूल जाया करता था, इतनी चढ़ाई करके दूर स्कूल में जाता था। लेखिका पूछती है क्या स्कूली बस नहीं है, यहाँ स्कूल बस नहीं चलती? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम ये पहाड़ी नहीं, मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई चिकना या बर्फीला नहीं मिलेगा। बेटा आप जानते हैं पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की शारीरिक सौष्ठव देखते ही बनता है। उनका शरीर बहुत मजबूत होता है, उनकी जीवन शैली बहुत कठिन होती है, बहुत परिश्रमी होते हैं, इसीलिए उनका शरीर भी ऐसा होता है। मैदानी क्षेत्र में रहने वाले बच्चे बहुत कोमल और नाजुक होते हैं। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई मेले देकर एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी मदर्स की मवेशियों को चराने में मदद करते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए हैं। जितेन ने बताया मैं भी यहीं का हूँ, पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो मैंने भी ये सब कुछ काम किया है। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था क्योंकि अब ऊंचाई क्षेत्र में वह जा रहे थे। रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप कर एक जीप जितना चौड़ा बनाया जा रहा है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। और सामने उन्होंने देखा लिखा था धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। सो दुर्घटना से देर भली। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी थी। इस तरह से पहाड़ी क्षेत्र पर जैसे जैसे वे आगे जा रहे थे चेतावनियां दिख रही थी, चेतावनियां लिखी हुई थी और संघर्षशील रास्ता आगे बढ़ता जा रहा था। उन्होंने देखा पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिख रहे थे। काले काले ढेर सारे याक। याक तो आपने देखा ही होगा, बहुत बड़े बड़े बालों वाला बहुत ही सुंदर जानवर। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाला याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। लेखिका सचमुच प्रकृति में खो गई थी और कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवियों का हृदय तो सॉफ्ट होता ही है। तो उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया? उतरती संध्या में जीप अब
चाय के बागानों से गुजर रही थी। फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, बोकू क्या है, सिक्किमी परिधान है, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटर लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी में चीख पड़ी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। तो लायुंग क्या है, एक शांत बस्ती है। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी। कहाँ की बात है, लायुंग। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मंदिम मंदिम धीमी धीमी हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। संध्या समय था। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिस जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी अब अपनी लय, ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ किया है और ऐसा करके उसने अक्षम्य अपराध किया है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। हिमालय अब मेरे लिए कविता नहीं, दर्शन बन गया था। तो आगे देखेंगे। अंधेरा होने के पहले ही किसी डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। यह मैं मधु कांकरिया है। भीतर भी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारा विष, सारी तामसिकताएं सब बह जाए इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी, बढ़ती जा रही थी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था अर्थात चारों ओर घना अंधकार हो गया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर अब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया। तो देखते ही देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने, मणि की उम्र 50 साल थी, कुमारियों की भांति मात करते हुए जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब आश्चर्यचकित हो उसे देखते रहे। कितना आनंद भरा था उसके अंदर, कहाँ से आता था इतना आनंद। अब आगे हम देखेंगे वह लायुंग की सुबह बेहद ही शांत और सुरम्य तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन क्या था? पहाड़ी आलू, धान की खेती, धान होता है चावल, और दारू का व्यापार। सुबह में अकेले ही टहलने निकल गई। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं बचा था। इसका कारण भी हम ही हैं। हमने चारों ओर वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। इसीलिए अब बर्फ यहाँ नहीं मिलती। यद्यपि हम सी लेवल से, समुद्र तट से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। इसीलिए तो इतना पैसा खर्च करके हम इतना दूर पहाड़ी क्षेत्रों को देखने जाते हैं। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया, प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंजर, मार्क करेंगे। पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, फेमस नहीं हुआ था।
और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। यही कारण है कि कटाव में आज भी बर्फ देखी जा सकती है। कटाव जो कि लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी। तभी गाय ने बाहर आकर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया और मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे, वरना आप बोर हो जाओगे। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कटाव की यात्रा नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।